सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 11 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच रिवर फ्लोज इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो है कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, राजस्थान में प्रमुख नदियाँ बहती है जैसे कि लूनी नदी, बनास नदी, चंबल, माही और बाणगंगा। ये सभी जो नदियाँ हैं ना, ये राजस्थान राज्य में जो वो बहती है। तो ऑप्शन में आपका लूनी नदी जो है वो दिया गया था, तो लूनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को जो है ना ये 2 बार काटती है। तो देखिए, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को जो है ना ये 2 बार काटती है। इसके अलावा चंबल नदी की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान राज्य का जो है एक वार्षिक नदी है, यानी 12मासी नदी है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे खारी जो नदी है ना ये कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान राज्य का सबसे जो खारी नदी है ना ये आपका लूनी नदी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ रिसेंटली मेड द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है निजी सचिव जो है ना ये किसे बनाया गया है। तो देखिए, आप ही बताइए क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया या फिर नहीं। आप मेरा जब वीडियो देखोगे ना, वर्तमान में कौन क्या है, कुछ 5-6 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और इसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है ना ये आपके निधि तिवारी को जो ये आपका बनाया गया है। तो निधि तिवारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 2024 टू 2026, यानी 2024-26 की अवधि के लिए जो है किस देश को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का जो अध्यक्ष है ये आपका चुना गया है। तो देखिए, 2024 और 26 अवधि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो अध्यक्ष है ना ये भारत देश को जो ये आपका चुना गया है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सह अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए कि किस देश को चुना गया है तो ये आपका फ्रांस देश को जो ये आपका चुना गया है। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो है 7वां जो सत्र है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 7वां जो सत्र है ना इसका ये आपका 3 से 6 नवंबर 2024 तक जो है इसका आयोजन जो है ये आपका नई दिल्ली में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का जो उद्घाटन है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो ये आपके केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है तीसरे महानिदेशक के रूप में जो है ये किसे चुना गया है। तो ये आपके आशीष खन्ना को जो है ये 4 वर्षों के लिए, यानी 2024 से 2028 तक जो है ये आपका जो है वो चुना गया है। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 103वां देश सदस्य देश जो ये कौन बना है तो ये आपका सीरिया देश बना है। वहीं अगर बात कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 104वां जो पूर्ण सदस्य देश है ना ये आपका आर्मेनिया देश बना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाई डज मानसून रिटर्न टू इंडिया, यानी भारत में मानसून वापस जो है ये किस कारण से लौटता है। जहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया था तापमान बढ़ने के कारण, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि ITCZ के जो है दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होने के कारण, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया था मानसून प्रारंभ होने के कारण। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मानसून की जो वापसी है ना ये आपका ITCZ यानी आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे आप इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इसके दक्षिणी की ओर स्थानांतरण के कारण ही जो है ये आपका भारत में मानसून जो है आपका वापस जो वो लौटता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोस्ट लाइन एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ, यानी भारत की जो आर्थिक क्षेत्र है ना, ये समुद्र तट से जो है कितनी दूरी तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो देखिए समुद्र तट से भारत की जो आर्थिक क्षेत्र है ना, ये आपका 200 समुद्री मील की दूरी तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो 200 नॉटिकल माइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अशोक के मस्की जो अभिलेख है ना, यानी जो मस्की इंस्क्रिप्शन है, ये किस राज्य में स्थित है। अब आप ही बताइए, ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको करवाया या फिर नहीं, तो आप खुद ही मेरा थर्ड शिफ्ट का कल का वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको हूबहू जब वो एक्स्ट्रा फैक्ट में जब वो करवाया था, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे ईजिली इस क्वेश्चन को जब वो कर लिए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अशोक के जो मस्की अभिलेख है ना, ये कर्नाटक राज्य के जो है रायचूर जिले में एक शहर और एक आपका पुरातात्विक स्थल भी है। तो कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो है ना, ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, इसे ही जो आपका सेक्स रेशियो जो वो कहा जाता है। और 2011 में जो आपका सेक्स रेशियो रहा था, ये आपका 943 रहा था। बाल लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो ये आपका 919 रहा था। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए किसका रहा था, तो ये आपका केरल राज्य का रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1084 रहा था। दूसरे स्थान पे आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का स्थान रहा था। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1037 रहा था। तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा था, जहाँ की तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 996 रहा था। वहीं अगर बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात जो ये किसका रहा था ओवरऑल में, तो ये आपका दमन और दीव का रहा था। और सिर्फ अगर राज्य में पूछा जाए तो देखिए राज्य में जो आपका सबसे कम लिंगानुपात है ना, ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था, जो कि आपका 879 रहा था। और दमन और दीव का जो लिंगानुपात है, ये आपका 618 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश, यानी भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला जो है भारत का राज्य कौन सा है। तो देखिए भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बनाने वाला जो भारत का राज्य है ना, ये आपका असम राज्य है। इसके अलावा असम के राज्य के अलावा भी जो है पश्चिम बंगाल जो है ना, ये भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। लेकिन ऑप्शन में आपका असम राज्य जो वो दिया गया था, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 में 24वां जो संवाद सम्मेलन है ना, जिसे आपका SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के जो है राष्ट्र अध्यक्षों की 24वीं जो बैठक है ना, ये भी आपका जो वो कहा जाता है। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 2024 में जो आपका 24वां संवाद सम्मेलन जो है ना, ये आपका कजाकिस्तान के जो है राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन जो वो किया गया था। और ये जो सम्मेलन है ना, ये आपका 4 जुलाई 2024 को जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो कजाकिस्तान का अस्ताना आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो है इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में जो है ये भाग लिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य सम्मेलन की बात कर ली जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजन जो वो किया जाएगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन अगर पूछा जाए तो ये आपका 15 से 17 जून 2025 तक जो है ये आपका कनाकिस यानी अल्बर्टा कनाडा में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा UNOC के बारे में पूछा जाए यानी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका जून 2025 में जो है ये आपके फ्रांस के नीस में आयोजन जो है इसका किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये क्या किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन था मद्रास में एक हाई कोर्ट जो वो बनाया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका था कि भारत में एक विधि आयोग जो ये आपका बनाया गया था। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो था ना, ये आपके 1833 में ब्रिटिश संसद में जो ये आपका पारित हुआ था। और इसी अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था ना, इसको जो वो समाप्त कर दिया गया था। और
इसे एक आपका प्रशासनिक निकाय जो वो बना दिया गया था, जो कि आपका ब्रिटिश ताज के लिए जो वो कार्य करता था। और इसी अधिनियम ने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो वो बनाया था, और सभी जो शक्तियां हैं ना ये गवर्नर जनरल को जो वो सौंप दिया गया था। तो अगर पहले ऑप्शन को देख ले तो देखिए मद्रास में हाई कोर्ट जो ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट से आपका नहीं बनाया गया था, बल्कि ये आपका बाद में जो है 1861 के जो है ना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट से जो ये आपका बनाया गया था। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भारत में विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की स्थापना जो है ये आपका 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया था भारत में संघीय न्यायालय। तो इसके बारे में अगर देख लें तो देखिए भारत में जो आपका फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की जो स्थापना है ना ये आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था, ना कि आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका जो वो सही नहीं होगा। तो भारत में विधि आयोग की जो स्थापना है ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो वो किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी मनमोहन सिंह जो है पहली बार भारत के जो प्रधानमंत्री है ना ये कब बने थे। तो देखिए मनमोहन सिंह जो आपका भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा था ना ये 22 मई 2004 से लेकर जो है 26 मई 2014 तक रहा था, जो कि आपके 13वें प्रधानमंत्री जो ये बने थे। और ये जो आपके कब बने थे पहली बार, तो ये आपके वर्ष 2004 में जो वो बने थे। तो वर्ष 2004 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके टोटल 10 वर्षों तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जो वो रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मनमोहन सिंह के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में जो है उनका सबसे बड़ा योगदान जो है किसमें रहा था। तो ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण में रहा था, यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में जो है इनका सबसे बड़ा जो वो योगदान जो वो रहा था। और 1991 में जो है आपके जो ये मनमोहन सिंह थे ना ये भारत के वित्त मंत्री थे। और इस समय 1991 में जब भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये आपके पीवी नरसिम्हा रॉय थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द शॉर्टकट की टू सेव ए प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट इज, यानी MS पावर पॉइंट में जो है डेटा को सेव करने का शॉर्टकट कुंजी जो वो पूछा गया था। तो देखिए MS पावर पॉइंट में डेटा को सेव करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+S होता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपके जो है पावर पॉइंट से जो आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का जो प्रयोग है ना ये पावर पॉइंट में जो है शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए जो वो किया जाता है। तो ये आपका F5 शॉर्टकट की का प्रयोग जो वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जो है ये आपका समाप्त करने के लिए जो वो किया जाता है। तो ये आपका ESC कुंजी का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले पावर पॉइंट के अन्य शॉर्टकट कुंजी के बारे में, जैसे कि एक नई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट कुंजी जो है ना MS पावर पॉइंट में ये आपका Ctrl+N है। एक मौजूदा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के लिए जो आपका शॉर्टकट कुंजी है खोलने का ये आपका Ctrl+O है। एक प्रेजेंटेशन सेव करने का जो शॉर्टकट कुंजी है ना ये आपका Ctrl+F है। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने का जो आपका शॉर्टकट कुंजी है ये आपका Alt+F2 है, यानी F12 है। इसके अलावा बात कर ले एक प्रेजेंटेशन बंद करने का जो शॉर्टकट की है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका Ctrl+W या फिर Ctrl+F4 है। किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने और बंद करने का जो शॉर्टकट की है ये आपका Ctrl+Q है। एक क्रिया को अंडू करने का जो आपका शॉर्टकट की है ना ये आपका Ctrl+Z है। एक क्रिया को रीडू करने का जो शॉर्टकट की है ये आपका Ctrl+Y है। प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो शॉर्टकट की है ना ये आपका Ctrl+F2 है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने की जो है शॉर्टकट कुंजी यानी किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+B होता है। तो Ctrl+B आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा MS वर्ड की अगर महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को देख ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज खोलने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+O होता है। एक नया दस्तावेज खोलने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+N होता है।
इसके अलावा MS वर्ड में जो है दस्तावेज को सेव करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ये आपका Ctrl+S होता है। दस्तावेज को बंद करने का जो शॉर्टकट कुंजी है ना ये आपका Ctrl+W होता है। चयनित सामग्री को जो है क्लिप बोर्ड पर कट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+X होता है। चयनित सामग्री को जो है क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+C होता है। क्लिप बोर्ड को सामग्री को पेस्ट करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+V होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 यानी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यानी डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य जो था ये आपके इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है आपका सुरक्षित, पारदर्शी और इसे जो आपका उत्तरदायी जो वो बनाना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इंडियन डिसिडियस फॉरेस्ट यानी निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय पर्णपाती वन में जो ये आपका शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पर्णपाती वन वे पेड़ होते हैं जो हर साल जो है अपने पत्ते जो वो गिरा देते हैं और खास करके जो है ये शुष्क के मौसम में जो अपने पत्ते जो वो गिराते हैं। और पर्णपाती वन के उदाहरण कौन कौन से आपके पेड़ आ जाते हैं। तो देखिए शीशम, सागौन, साल, महुआ, चंदन, आंवला, कुसुम, हर्रा, सेमल और तेंदू ये सभी जो पेड़ है ना ये आपके इंडियन डिसिडियस फॉरेस्ट के जो वो उदाहरण है। तो इनमें आपका एक साल ऑप्शन में जो वो दिया गया था तो साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन है आपका मंजीरा, मृदंग, इसके अलावा जल तरंग और खड़ताल जो है ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मृदंग है ना एक आपका जो है घन वाद्य यंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त आपका मंजीरा, जल तरंग और खड़ताल जो है ना एक आपके जो वो घन वाद्य यंत्र है, लेकिन मृदंग जो है आपका घन वाद्य यंत्र नहीं है। इसलिए मृदंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मृदंग जो है ये आपका किस प्रकार का है। तो देखिए मृदंग जो है एक प्रकार का आपका ढोल है जो कि आपका ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं के सदस्य जो है इसकी जो अवधि है ना यानी कितनी अवधि के लिए जो है ये चुने जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 74वां जो संविधान संशोधन लागू हुआ था ना ये आपका वर्ष 1993 में लागू हुआ था और इसके द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9A को जो आपका जोड़ा गया था जिसे आपका नगर पालिका भी जो वो कहा जाता है। और इसमें आपके अनुच्छेद 243P से लेकर जो है 243ZG के प्रावधान भी जो वो शामिल है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अधिनियम है ना ये प्रत्येक नगर पालिका के लिए जो है 5 वर्ष की अवधि जो ये आपका प्रदान करता है। यानी नगर पालिका के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना ये 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के सभी सदस्यों को जो है सीधे उस नगर पालिका क्षेत्र यानी वार्ड के लोगों के द्वारा जो है इसे निर्वाचित किया जाता है। और नगर पालिका के जो सभी चुनाव की जो तैयारी और इसका जो संचालन जो है ये कौन जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है नगर पालिकाओं के सभी चुनाव जो वो कराए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ फीमेल लेबर बिटवीन 2011 एंड 2021 यानी 2011 से 2021 के बीच जो है ना महिला श्रम के अनुसार महिला का जो कितना प्रतिशत भागीदारी रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 और 2021 के बीच महिला श्रम भागीदारी में जो वृद्धि हुआ है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल जो भागीदारी दर रहा था ना ये आपका 25.51% रहा था और 2021-22 में जो है ये आपका 29.4% हो गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना में भारत में जो जीवन प्रत्याशा है ना ये क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो लगभग है ना ये आपका 65.5 वर्ष जो वो रहा था। तो 65.5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कहीं कहीं भी आपको 66 कुछ देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एग्जैक्ट डेटा है ना वो आपका 65.5 वर्ष ही है। तो आपको कंफ्यूज जो वो नहीं होना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ लोक अदालत, यानी इनमें से कौन जो है लोक अदालत की विशेषता नहीं है। इसी से आपका लोक अदालत से जो है ना आप 2 क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में जो वो पूछे गए थे। तो देखिए लोक अदालत की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात कर ले तो ये जो आपका एक त्वरित और अनौपचारिक न्याय होता है। इसके अलावा दोनों पक्षों की सहमति से जो है ये आपका विवाद का समाधान जो वो किया जाता है। कोर्ट फीस जो इसमें नहीं लगती है, या फिर जमा की गई फीस भी जो है इसमें जो वो वापस हो जाता है। इसके अलावा अवार्ड दोनों पक्षों के लिए जो ये आपका बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील भी जो वो नहीं की जा सकती है। इसके अलावा केवल सुलह योग्य यानी समझौता योग्य मामले का ही जो है इसमें जो वो निपटारा जो वो किया जाता है। लेकिन शायद आपका एक ऑप्शन में दिया गया था कि इसमें अपील की जा सकती है। तो ये जो है ना आपका लोक अदालत की जो है एक विशेषता नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपका ये तो आपका 3 विशेषता इसमें से ही दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो आपके हाल ही में जो चर्चा में रहते हैं ना रणवीर अलाहाबादिया, इससे जो आपका केस के बारे में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल देते समय जो की गई टिप्पणी जो पूछी गई थी उनमें आपके कथन जो वो दिए गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ने गलत टाइपिंग कर दिया। मैं आपको बता दूं रणदीप अहलूवालिया नहीं, यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया होगा, ठीक है। तो आप अब कमेंट मत करने लगना, यहाँ मैं सुधार कर दिया हूँ आपको। तो आपका एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आगे से कोई अश्लील कंटेंट जो है ये आपका प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये आपका पहला कथन दिया गया था। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि फॉरेन जाने से लगी रोक हटाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक जो आपका प्ले बॉल केस है। तो ये 2 कथन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय यह शर्त रखी है कि वे भविष्य में जो है कोई भी अश्लील सामग्री जो है वो प्रकाशित नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त साथ ही जो है विदेश यात्रा पर लगी रोक हटाते हुए जो है कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई गंभीर मामला नहीं है, बल्कि केवल जो है एक आपका प्ले बॉल केस है। तो दोनों ये स्टेटमेंट जो है ना आपके सही दिए गए थे। और ऑप्शन 4 में आपका दिया गया था बोथ राइट, यानी ऑप्शन 4 वाला जो था ना दोनों सही है, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अम्मा सिमलीपाल योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। अब आप ही बताइए कि ये प्रश्न आपका रिपीटेड है या फिर नहीं। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आपको रिलेट करना होता है, जैसे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था कि किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो इसी से आपको रिलेट जो वो कर लेना था। तो देखिए अम्मा सिमलीपाल योजना जो है ना ये आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है जनजातीय समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न कार्यक्रम जो वो चलाए जाते हैं। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर एनालिसिस देखने का कोई फायदा होता है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं से आप देख सकते हैं कि टॉपिक जो आपका मिलता जुलता जो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी बच्चे कवर कर रहे होंगे जो आपका एनालिसिस से मिलता जुलता, तो वो तो आपका ईजिली जो वो कर लेंगे। अब जो पढ़ेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा तो कोई भी आपको चैनल जो वो नहीं करवा पाएगा। लेकिन आपको खुद से थोड़ा मेहनत जो वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2024 यूएस ओपन महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए 2024 का यूएस ओपन महिला एकल का जो खिताब है ना ये आपके मैं बता दूं कि आर्यना सबालेंका ने जो है ये फाइनल में जो है जेसिका पेगुला को जो वो हराया था, यानी इसकी जो विजेता रही थी ये आपका आर्यना सबालेंका जो वो रही थी। तो आर्यना सबालेंका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2024 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपके इटली के जनानिक सिनर ने जो है यूएसए के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जो है इसका खिताब जो वो जीत लिया है। यानी 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना यूएस ओपन का ये आपके इटली के जो है जनानिक सिनर के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हाल ही में जो आपका संपन्न हुआ है जो कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हुआ है, तो इससे आपका जो वो प्रश्न पूछा जाएगा कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर सबसे पहले पुरुष एकल का जो खिताब की बात कर ले तो ये आपके इटली के जानिक सिनर ने जीता है। और वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो देखिए महिला एकल में जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है मेडिसिन कीज ने जो वो जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना ये आपका जनवरी के महीने में जो है इसका आयोजन जो वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में जो है ये किसके अधीन थे। तो देखिए मैत्रिक वंश के जो शासक थे ना ये प्रारंभ में जो है गुप्त साम्राज्य के जो ये अधीन थे। और उनके संस्थापक भट्टारक गुप्त शासक के जो है शासन काल में सौराष्ट्र के जो ये गवर्नर थे। तो गुप्त साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीति आयोग का जो एसेट कार्यक्रम आया था ना, ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए नीति आयोग का जो एसेट कार्यक्रम है ना, ये आपका ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए जो है सतत समाधानों को गति देना है और राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में जो है ये मदद करने के लिए भी जो है ये आपका डिजाइन किया गया है। और ये जो पहल है ना, ये आपका विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जो है ये आपका लॉन्च जो वो किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एल्यूमिनियम में अन्य धातु को मिलाने के लिए जो है जो खाली जगह होती है ना, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए एल्यूमिनियम में अन्य धातु को मिलाने के लिए जो है जो खाली जगह छोड़ी जाती है ना, इसे जो आपका एलॉय यानी मिश्र धातु जो वो कहा जाता है। तो मिश्र धातु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि स्वदेशी सेवक होम ये जो आपका किस संगठन से संबंधित है। तो देखिए स्वदेशी सेवक होम का जो संबंध है ना, ये आपका गदर आंदोलन से है और इसे जो आपका जीडी कुमार बेवकर ने जो है ये आपका कनाडा में स्थापित किया था। और इसका जो उद्देश्य था ना, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है प्रवासी भारतीयों को जो है आपका संगठित करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गदर आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु विल रिप्रेजेंट COP32 यानी COP30 का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये कौन सा देश जो वो करेगा। तो देखिए COP30 का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये आपका ब्राजील देश के द्वारा जो वो किया जाएगा, जो कि आपका 10 से 21 नवंबर 2025 तक जो है ये आपके ब्राजील के जो है बेलेम में आयोजित जो वो किया जाएगा। इसके अलावा COP30 के जो है अध्यक्ष जो है ये कौन होंगे। तो देखिए COP30 के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके आंद्रे अरहाना कोरिया डो लागो जो है इसके जो वो अध्यक्ष होंगे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि वेयर डिड द सिंगपो रिवेलियन टेक्स प्लेस यानी सिंगपो विद्रोह जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सिंगपो विद्रोह जो है ये आपका 1830 में जो है असम के पूर्वोत्तर भाग में जो है सिंगपो जनजाति के द्वारा जो है ये आपका ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो वो किया गया था। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में अगर आपका असम नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो बच्चे ने बताया सर आपके यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो मैंने तो मेरा हाँ, तो ये क्वेश्चन जो आपके विजय बेनीवाल पल्लू हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ये विजय बेनीवाल को जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एग्जाम होने के बाद जो इन्होंने क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर भेजा है। इसी प्रकार जब भी आपका एग्जाम होता है आप क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि और क्या क्या क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन अस्पष्ट रूप से मिला था कि संगम साहित्य की एक रचना दे रखी थी और उस रचना से पहले 5 संकल्पों में किसका जिक्र किया गया है। वहां पर धर्म के बारे में जो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं साइंस से प्रश्न आ या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन से जो आज आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर यानी कंप्यूटर्स में आपका जो है इंकजेट प्रिंटर से आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड से भी जो है आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और रिडक्शन रेट ऑफ पॉवर्टी, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। और अगर आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है आपको मैं मैसेज भेजने का आपको लिंक वहां पर सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप वहां से जो है क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।